नमस्ते। आज मेरे साथ हितेश गुप्ता साहब हैं। आप गुजरात में बड़ौदा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मैंने हितेश साहब से रिक्वेस्ट ये किया था कि एक दिन आके राहुल गांधी की जो केस है उसकी थोड़ा परतें भी हम लोगों को समझाइए, क्योंकि आम नागरिक के लिए, मेरे दर्शकों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था ये समझना। आम आदमी को ये लग रहा था कि उस दिन पिटीशन खारिज हो गई, अब राहुल गांधी जेल चले जाएंगे, लेकिन फिर पता लगा नहीं, 2 पिटीशन थी, इत्यादि इत्यादि। तो पहली चीज, सिलसिलेवार हितेश जी जरा शुरू करेंगे। पहले बात कर लें कि राहुल गांधी की जो ओरिजिनल मतलब जो इनके ऊपर केस हुआ था और जो सूरत के कोर्ट में चला, वो केस में क्या क्या वो था और किस तरह से इनको, बीच में हम लोगों ने सुना कि जो जिन्होंने ये डाला था केस, वो खुद चले गए थे हाईकोर्ट में। ऐसा होता है, खुद हाईकोर्ट चले गए इस केस पे स्टे करवाने के लिए। जरा उस केस का थोड़ा सिलसिलेवार हम लोगों को बता दीजिए, फिर कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछ लूंगा। हितेश साहब। जी सर, इसमें ये केस में बिकॉज मैं लॉयर हूं, मैं केसेस में रिसर्च करता रहता हूं। मैंने इस केस को लेकर एक केस स्टडी किया पूरा, बिकॉज स्वाभाविक है कि जब पूरा देश एक फोकस कर रहा है एक केस को लेकर, पूरे देश की राजनीति एक अलग तौर पकड़ रही है, एक अलग लेवल पे ही सब चीजें हो रही है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था समझना कि ये क्या मैटर है, किस तरह से ये पूरी ट्रायल चली है। अब इस युग में एक अच्छा ये चीज है कि सारी फैक्ट जो है, सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप घर बैठे बैठे ही सारी चीजें खुद जान सकते हैं कि किस तरह से कोई अगर केस चलता है तो हर केस पे, हर तारीख पे क्या क्या होता है। मैं राहुल गांधी के केस की अगर बात करूं तो मैंने रिसर्च में जो पाया वो ये था कि इस केस में 2021 में ही राहुल गांधी की पेशी होती है कोर्ट में, क्योंकि ट्रायल, कोई भी क्रिमिनल ट्रायल जो होता है, मैं पहले तो संक्षिप्त में उसके स्टेजेस बता देता हूं कि कोई भी अगर प्राइवेट कंप्लेन, क्योंकि ये डिफेमेशन का केस था, कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेन फाइल की गई थी, तो प्राइवेट कंप्लेन में जैसे ही कोर्ट में आती है, कोर्ट उसको वेरीफाई करती है और वेरीफाई करने के बाद समन्स इश्यू कर दी। अब इस केस में जैसे केस फाइल हुआ, कोर्ट ने समन्स इश्यू किया राहुल गांधी को, राहुल गांधी पेश हुए और उन्होंने व्हेन ही प्लीडेड नॉट गिल्टी, मतलब केस प्रूव करने के लिए पहले पूछा जाता है कि भाई आपके सामने ये 499 और 500 का एलिगेशन लगाया है कंप्लेनेंट ने, तो क्या आपको ये गुनाह कबूल है कि नहीं। द मोमेंट ही डिनाइज, वहां पे प्रोसिक्यूशन को इनवाइट किया जाता है कि आप, बिकॉज ये डिनाई कर रहे हैं एलिगेशंस को, तो आप अपना केस को प्रूव कीजिए। विटनेसेस को इनवाइट किया जाता है, कंप्लेनेंट खुद बॉक्स में आते हैं, बचाव पक्ष जो है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। ये पूरा सिलसिला जब होता है, उसी दौरान इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस इस केस में भी पेश हुए। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस किस चीज का, क्योंकि ये पूरा जो मामला था वो एक चुनावी बयान जो हुआ वो कहीं और हुआ है, सूरत का मामला नहीं था, ये कहीं और हुआ है और उसका ऑडियो वीडियो वो कोर्ट के समक्ष रखे गए। अब जैसे ही ये ऑडियो, एक पेनड्राइव थी, कुछ सीडी थी, ये सारी चीजें कोर्ट पे रिकॉर्ड पर लाई गई कि ये प्रूव करने के लिए कि क्या स्टेटमेंट था, क्या वर्जन था। लेकिन मैंने जो मेरा स्टडी हुआ उसमें और जो जजमेंट में भी उसका फिर जो जिक्र है, एक सीडी, क्योंकि हो सकता है प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रखा गया, दैट वुड हैव बीन वेरी लिमिटेड, वो एक छोटा सा बयान को लेकर ही वो उन्होंने पेश किया होगा। जबकि राहुल गांधी को जब पूरा एविडेंस रिकॉर्ड पर आ गया, उसके बाद फिर से अक्यूज को बुलाया जाता है, जो सारे एविडेंस जो अक्यूज के खिलाफ जा रहे हैं उसको राहुल गांधी के समक्ष अक्यूज के तरफ रखे जाते हैं कि देखिए आपने तो गुनाह नहीं किया ऐसा बताया, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने आपके अगेंस्ट के इतने एविडेंस हमारे सामने रखे हैं, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट। तो एक एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है सीआरपीसी सेक्शन 313 के तहत। ये जो बयान हुआ, ये बयान हुआ राहुल गांधी का 2021 में। अब 2021 में ये बयान हो जाने के बाद फिर मैटर चला जाता है बहस पे, मतलब दोनों ही, पहले कंप्लेनेंट की तरफ से बहसबाजी होती है,
और फिर बचाव पक्ष की तरफ से भी बहसबाजी हुई। अब ये बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट्स जिसे हम कहते हैं, ये भी खत्म हो गए थे फरवरी 22 में। मैं स्पेसिफिक डेट बताना चाहूंगा, 23 फरवरी 22 को आर्ग्यूमेंट कंक्लूड हो जाते हैं और उसके बाद ये मैटर को पोस्ट किया जाता है फॉर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। अब इंटरेस्टिंग जो भी कुछ हुआ है इस केस में वो इसके बाद हुआ, मतलब पूरी ट्रायल चल जाती है, इस बीच एफएस में मतलब फर्दर स्टेटमेंट 313 का जो राहुल गांधी का पेश हुआ, उनकी तरफ से भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट के समक्ष रखा गया। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट के समक्ष रखा गया है वो एविडेंस था, शायद पूरा उनका जो निवेदन था, जो उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, वो पूरा ही कोर्ट के समक्ष उनकी तरफ से रखा। अब कोर्ट के पास 2 इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऑन रिकॉर्ड पे है और ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर कंप्लेनेंट की तरफ से कुछ डिससेटिस्फैक्शन रहा। ये डिससेटिस्फैक्शन को लेकर अब जब ये मैटर 28 फरवरी 2022 को जजमेंट के लिए रखी हुई थी, तब जाकर जो कंप्लेनेंट है पूर्णेश मोदी, वो जाते हैं हाईकोर्ट में, एक पिटीशन लगाते हैं और एलिगेशंस किए जाते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब जो है सूरत के, जिनके समक्ष ये केस चल गया, उनके ऊपर भी हाईकोर्ट में एलिगेशंस किए जाते हैं कि, और एक गलत स्टेटमेंट, ये सिंह साहब बहुत इंपॉर्टेंट है ये जी। एमएलए हाईकोर्ट के समक्ष पिटीशन फाइल करते हैं और वो हाईकोर्ट को ये बताते हैं कि टुडे द मैटर इज पोस्टेड फॉर आर्ग्यूमेंट। सर, दिस डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैटर में आर्ग्यूमेंट फरवरी 22 को खत्म हो गए थे। There was nothing on no argument remaining. It was posted for judgment on 28th of February. लेकिन still, very surprisingly, हाईकोर्ट को मिसगाइड करके पूर्णेश मोदी पिटीशन फाइल करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिकॉर्ड पर आया है वो कोर्ट ने ठीक तरीके से नहीं लिया है और उनको उनकी जो गुवाहाटी हाईकोर्ट के समक्ष वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर थी। अब ये बोलकर के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज नॉट ग्रांटिंग अस एडजॉर्नमेंट एंड द मैटर इज पोस्टेड टुडे फॉर आर्ग्यूमेंट, ये बोलकर ये हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ जाते हैं। हाईकोर्ट ये मैटर को स्टे कर देता है। ये ऑर्डर आता है 7 मार्च 2022। अब ये 7 मार्च को मैटर हो जाती है स्टे एंड उसके बाद 16 फरवरी 2023 को इस बीच मैटर में काफी सारी डेट जाती है दोनों ही पार्टीज की तरफ से, मतलब जो दोनों इवन राहुल गांधी के एडवोकेट और पूर्णेश मोदी के एडवोकेट कई बार हाईकोर्ट में विद कंसेंट मैटर एडजॉर्न करवाते हैं, व्हिच इज अ नॉर्मल प्रोसेस। ये कई बार होता है कि कोर्ट की कन्वीनियंसी, एडवोकेट्स की कन्वीनियंसी के हिसाब से मैटर इजीली एडजॉर्न होती है, तो वो एडजॉर्न होती रहे। लेकिन लास्ट जब ये मैटर पोस्ट हुई हाईकोर्ट के समक्ष, वो हुई थी 16 फरवरी 22। अब जब ये 16 फरवरी 23 को उस दिन कोर्ट को ये बताया जाता है कि देयर इज सफिशिएंट एविडेंस नाउ ऑन रिकॉर्ड, और ये मैटर पेंडिंग होने की वजह से ट्रायल कोर्ट में अब मैटर आगे नहीं बढ़े। ये जो चीज हुई, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मार्च 22 से फरवरी 23 तक ट्रायल पे स्टे था हाईकोर्ट का, ट्रायल नहीं चली है और ऑल ऑफ अ सडन बात आ रही है फरवरी में कि अब हमें ट्रायल प्रोसीड करनी है और आप स्टे उठा लीजिए। इस रिक्वेस्ट को कि सफिशिएंट एविडेंस हैज कम ऑन रिकॉर्ड करके जो उन्होंने विड्रॉवल की गुहार लगाई हाईकोर्ट के समक्ष, इट वॉज ऑब्जेक्टेड बाय राहुल गांधी लॉयर। लेकिन वो ऑब्जेक्शन बिकॉज पिटिशनर है वो विड्रॉ कर रहे हैं अपनी पिटिशन को, वो ये होती है कि दो ट्रायल स्टे थी, ट्रायल स्टे होने के बावजूद कुछ हुआ ट्रायल कोर्ट में, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में, जिसकी वजह से पूर्णेश मोदी वॉज
very confident or perhaps satisfied to proceed with the trial now. और सर ऑर्डर आ जाता है कि पिटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ एज विड्रॉन, हाईकोर्ट उस पिटिशन को डिस्पोज कर देता है। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर पूर्णेश मोदी हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट से उनको किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली है और वो आ जाते हैं अगेन ट्रायल कोर्ट में और फिर वापस से जो ट्रायल मार्च 22 से स्टे थी वो फरवरी 23 से वापस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आर्ग्यूमेंट कंक्लूड हो गए थे। अगर सेम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो फरवरी 22 में थे, अगर वही जज साहब होते तो इमीडिएटली जजमेंट प्रोनाउंस हो जाता। लेकिन इस बीच जो कुछ हुआ वो एक ही चीज थी जो चेंज हुई। द चेंज वॉज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब जो फरवरी 22 में थे उनका मई 22 में तबादला हो जाता है, वो ट्रांसफर हो जाते हैं और उनकी जगह पे जो फोर्थ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब थे वर्मा साहब, उनको उनकी पोस्टिंग हो जाती है एज ए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सूरत और उनके समक्ष मैटर आती है। तो बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द कोर्ट, जज साहब बदल गए तो इसलिए एविडेंस कोई नया नहीं लिया जाता है, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट्स फरवरी 22 में खत्म हो गए थे वो आर्ग्यूमेंट्स वापस से किए जाएंगे क्योंकि जज चेंज हो गए हैं। तो इसलिए बाद में आर्ग्यूमेंट्स वापस हुए और आर्ग्यूमेंट्स वापस होकर फिर मार्च 22 में मतलब करीब करीब एक ही महीने में आर्ग्यूमेंट्स खत्म करके जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया आ जाता है। हितेश साहब, मुझे एक दो चीजें मैं एज अ नॉर्मल मतलब समवन जिसको बहुत लीगल समझ ना हो, पहली चीज अगर आप कोर्ट में कुछ भी देते हैं तो एफिडेविट देते हैं, हलफनामा देते हैं, अंडर ओथ देते हैं कि जो ये कहा जा रहा है वो चाहे, तो ये तो गलत ओथ दी गई थी, गलत हलफनामा दिया गया था, मतलब तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है क्या? सर डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। अगर ऑनरेबल हाईकोर्ट को मिसलीड किया गया है, मिसगाइड किया गया है बाय मेकिंग अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो वो पिटीशन अब डिस्पोज हो चुकी है। देयर इज नथिंग इन दैट पिटीशन नाउ। लेकिन अगर उस पिटीशन में रॉन्ग सबमिशंस हुए हैं तो अगेन वो सिर्फ हाईकोर्ट ही कर सकती है, बिकॉज उनको फिर हाईकोर्ट जाना पड़ेगा और हाईकोर्ट को यह बताना पड़ेगा कि जो एफिडेविट लगाया गया था, क्योंकि हाईकोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, एवरी पिटीशन वो एफिडेविट पे ही लगती है, कंपलसरी है एफिडेविट करना। और उस एफिडेविट में यह बताया जाता है कि जो भी कुछ पिटीशन में लिखा गया है ऑन द फैक्ट्स, दे आर पिटिशनर्स पर्सनल नॉलेज की बात है ये। तो अब उन्होंने फरवरी 22 में आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गए हैं, मैटर वाज पोस्टेड फॉर जजमेंट और उन्होंने ये बताया कि टुडे द मैटर इज पोस्टेड फॉर आर्ग्यूमेंट्स, दिस इज डेफिनेटली मिसलीडिंग एंड मिसगाइडिंग द ऑनरेबल हाई कोर्ट। कार्यवाही हो सकती है लेकिन वो जुरिसडिक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास रहेगा कि अगर कोई पिटीशन की जाती है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट कैन टेक अ कॉल कि विदर ऑन दिस फैक्ट देयर कैन बी सम एक्शन टेकन और नॉट। ठीक है, तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है, मिसलीडिंग फैक्ट्स है। खैर अब आ गए हम लोग सेशन कोर्ट्स में। राहुल गांधी जी 3 अप्रैल को इनकी तरफ से 2 एप्लीकेशन दायर होती हैं और एक फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और एक सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन। किस पे अधिक, और उनको जो मेरी समझ है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पे स्टे मिल जाता है टिल दिस पिटीशन और दिस एप्लीकेशन इज पेंडिंग विद द सेशन कोर्ट। अब मुझे एक चीज और बता दीजिए कि ये जो अभी डिस्पोज ऑफ हुआ है वो क्या डिस्पोज ऑफ हुआ है और क्या चीज खारिज हुई है? जी, जैसे ही अगर कोई किसी भी ट्रायल में अगर कन्विक्शन होता है अक्यूज को, तो पहले तो अपील जो है वो उसका राइट है और 3 साल तक का मैक्सिमम पनिशमेंट अगर 3 साल तक की हो तो सेम कोर्ट, सेम मैजिस्ट्रेट जिसने कन्विक्शन किया है वो सेम मैजिस्ट्रेट अपील पीरियड के लिए 30 डेज के लिए अपने ऑर्डर को सस्पेंड करके बेल कंटिन्यू करवा सकते हैं।
और इस केस में जो 2 साल की सजा हुई, मैजिस्ट्रेट साहब ने सजा के दिन ही उस सेंटेंस को सस्पेंड करते हुए अपील पीरियड की बेल दे दी। अब वो 30 दिन में अपील करनी थी जो 3 अप्रैल को लगाई गई, और उसमें उस दिन उनको बेल तो मिल गई सेम डे बाय सस्पेंडिंग द सेंटेंस, जो मैजिस्ट्रेट साहब ने भी किया था। बट इंपॉर्टेंट वाज सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन। सेंटेंस सस्पेंड करने से सिर्फ इतना ही बेनिफिट मिलता है कि उनको इमीडिएटली जेल नहीं जाना पड़ेगा टिल द अपील इज पेंडिंग। लेकिन जो कन्विक्शन पोर्शन है वो अगर उसी दिन सस्पेंड कर देते तो जो उनकी लोकसभा की जो सदस्यता है वो जो उनकी इमीडिएटली सेकेंड डे ही बेस्ड ऑन द कन्विक्शन इमीडिएटली उनको एमपी के तौर पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत। वो डिस्क्वालिफिकेशन पे वो वापस से गुहार लगा सकते थे कि नाउ माय कन्विक्शन इज आल्सो सस्पेंडेड। इसलिए उन्होंने दूसरी एप्लीकेशन जो लगाई थी वो थी सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन। वो प्रेयर जो है वो कोर्ट ने इमीडिएटली नहीं ग्रांट करते हुए नोटिस इश्यू किया था कंप्लेनेंट को कि कंप्लेनेंट अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। 10 अप्रैल तक का उनको टाइम दिया टू फाइल देयर ऑब्जेक्शंस एंड आर्ग्यूमेंट्स के लिए 13 तारीख मुकर्रर की गई थी। और जो उसका ये जो वर्डिक्ट है जो अभी रिसेंटली 20 तारीख को आया, विच इज कि कन्विक्शन जो है वो सस्पेंड नहीं हुआ है। अब कन्विक्शन सस्पेंड नहीं होने से जो भी अदर कंसिक्वेंसेस है वो कंटिन्यू रहेंगे, मतलब इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन वाली जो चीज है वो भी कंटिन्यू रहती है। लेकिन सर अगेन एज अ पार्ट ऑफ दिस रिसर्च जिस तरह से मतलब कन्विक्शन आने के इमीडिएटली 24 आवर्स भी खत्म नहीं होते हैं और जिस तरह से इमीडिएटली डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर आ जाता है, ये भी बहुत गंभीर बात है। गंभीर इसलिए है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इसी गुजरात में बीजेपी के मातर एक कंस्टिट्यूएंसी है, मातर कंस्टिट्यूएंसी, मातर के एमएलए थे, उनका कन्विक्शन हुआ था मई 2020 में आएगा। उनका जो कन्विक्शन ऑर्डर था, सॉरी मई 2021 में उनका जो कन्विक्शन ऑर्डर था सर, वो कन्विक्शन ऑर्डर गैम्बलिंग एक्ट में था। मतलब कुछ 25 लोग थे, वो कहीं पे जुआ खेल रहे थे एंड गैम्बलिंग एक्ट के तहत कार्यवाही हुई, केस प्रूव हुआ एंड ही वाज कन्विक्टेड अलोंग विद 25 अदर्स। मतलब 25 लोगों का कन्विक्शन ऑर्डर था और ये मई 22 में कन्विक्शन आता है। वो कन्विक्शन सर सस्टेन रहता है, 2 साल का कन्विक्शन था, 2 इयर्स कन्विक्शन, जिसमें अपील फाइल होती है। बाद में अपील में अराउंड 5 महीने के बाद जो एमएलए थे उनको एक्विटल मिल जाता है, 2525 को एक्विटल सेशंस कोर्ट दे देती है। लेकिन सर 5 मंथ्स तक वो कन्विक्शन रहा। इस केस में इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 24 घंटे में सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो और वो भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट को लेकर। द स्टेटमेंट इज अल्टीमेटली पॉलिटिकल स्टेटमेंट। डिफेमेशन हुआ है नहीं हुआ है, नाउ इट इज फॉर द ऑनरेबल सेशंस कोर्ट टू डिसाइड इट ऑन मेरिट्स। हम मेरिट्स पे नहीं जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतने क्वेश्चनेबल जो चीज है टेक्निकली वो यही है कि मातर के एमएलए को जुआ खेलते हुए अगर गुजरात पुलिस पकड़ती है, गुजरात पुलिस ट्रायल चलाती है और गुजरात सरकार उनके ऊपर यह मुकदमा चलाते हुए ये प्रूव कर देती है, वो सरकार का केस था, सरकार ने प्रूव कर दिया अपना केस, पुलिस कार्यवाही सही थी और कन्विक्शन हुआ, तो उस वक्त इस तरह का कोई इमीडिएट सस्पेंशन, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन का किसी भी तरह का कोई ऑर्डर नहीं आता है। सर ये चीजें क्वेश्चनेबल है, डिबेटेबल है कि किसी के लिए हम ऐसे तो है नहीं, हम इस देश के नागरिक के तौर पर आज एक ये बहस कर रहे हैं। ना ही हमारी मोदी जी से कोई दुश्मनी है, हमारे प्रधानमंत्री है, सम्माननीय व्यक्ति है, उसी तरह से राहुल गांधी के लिए भी कोई विशेष प्रेम नहीं होकर हम अगर एक लेमैन के तौर पर, एक रिसर्चर के तौर पर अगर इस चीज को कंपेयर करते हैं तो सर कहीं ना कहीं जिस तरह की कार्यवाही
हो रही है वो डिबेटेबल है, क्वेश्चनेबल है। अगर 5 महीने बाद सेशंस कोर्ट राहुल गांधी को एक्विट कर देती है या कल को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उनको एक्विटल मिल जाता है, तो ये जो इमीडिएट एक्शन था, whether that was so much required कि इमीडिएटली इस तरह से किया, क्योंकि पास्ट में नहीं हुआ है इतना इमीडिएटली। हितेश साहब, एक छोटे से क्वेरी और है, क्योंकि इसको उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुआ, जब ये ऑर्डर आया है 27 पेज का ऑर्डर, मैंने भी पढ़ा है, उसपे 2-3 जगह हमारे जो न्यायाधीश साहब हैं, बाकी तो उन्होंने, भाई इट इज हिज ओपिनियन, लेकिन उन्होंने 2-3 जगह ये बार बार कोट किया है कि राहुल गांधी जी की उस स्पीच से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान में कमी आई है। अब ये उनका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये मोदी जी की तरफ से तो पिटीशन है नहीं, तो क्या इस पे भी कार्रवाई, मतलब हम लीगल पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम उसके, भाई ये मेरा, जैसे किसी का ओपिनियन हो सकता है कि भाई इस पे वो, ये उनका ओपिनियन हो सकता है, पर लीगली समवन हु इज नॉट कंप्लेनिंग, क्या उसकी बात को ये यहां लाके उस पे सजा, मतलब उस पे एक्शन ले सकते हैं? मैं जरा समझने के लिए पूछ रहा हूं सर। डिफेमेशन का जो मुद्दा है, बदनामी अगर हुई तो उसके लिए जो सेटल्ड प्रिंसिपल है, जो लॉ है, अगर सर किसी ने मुझे गाली दी और वो गाली पब्लिकली दी, और गाली सुनने के बाद अगर मेरे चाहने वाले बढ़ गए, तो मेरी बदनामी कैसे हुई? सर, क्या बीजेपी कभी भी, पहले तो राहुल गांधी को एक तरफ कहते हैं कि उनकी किसी बात को गंभीरता से नहीं लेना है, लेकिन क्या उनकी ये कही हुई बात ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि ये ट्रायल है, क्रिमिनल ट्रायल है, कोर्ट के रिकॉर्ड पर जो चीजें हैं वो ही देखनी पड़ेगी। सर, इनके ऊपर जो इश्यूज फ्रेम हुए थे, मैंने जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है, मैंने वो जजमेंट पढ़ा था। उस जजमेंट में जो इश्यूज फ्रेम किए गए थे, उन इश्यूज में ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट की वजह से प्रधानमंत्री जी की बदनामी हुई है कि नहीं हुई है, वो इश्यू ही नहीं था। इस स्टेटमेंट की वजह से क्या जनरल समाज की बदनामी हुई है कि नहीं, पहले तो वो पॉइंट है। सर, क्या बीजेपी राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट की वजह से ये एडमिट करती है कि 2019 के इस स्टेटमेंट के बाद मोदी जी का भारत में, विश्व में, कहीं भी उनके चाहने वाले कम हुए हैं, उनके मान सम्मान में कमी आई है? सर, अगर ये चीज बीजेपी अगर एडमिट कर चल रही हो, तो उनको ये प्रूव करना पड़ेगा बाय इनवाइटिंग विटनेसेस इन द कोर्ट, कि जैसे मुझे बुलाया, मेरा स्टेटमेंट ले कि हाँ, मैं पहले मोदी जी का बहुत सम्मान करता था, लेकिन राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट के बाद अब मेरा प्यार जो मोदी जी के लिए था उसमें कमी आ गई है। अब मुझे लगता है ऐसा कि वो सम्माननीय नहीं रहे। सर, ये हुआ ही नहीं है। उल्टा अगर हम ग्राफ देखते हैं, जो हमेशा हर साल अगर चाहने वालों की लिस्ट बाहर जो डाली जाती है, तो हमेशा यही दिखाया जाता है कि मोदी जी के चाहने वालों की आबादी बढ़ गई है, कमी तो कभी हमने नहीं सुनी है। इवन सोशली मैं तो कहूं सर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या उनके जो फॉलोअर्स थे उसमें कमी आई ये स्टेटमेंट के बाद? नथिंग एट ऑल। तो अगर मोदी जी की ख्याति बढ़ी है इस स्टेटमेंट के होने के बाद भी, देयर कैन नॉट बी सर एनी काइंड ऑफ डिफेमेशन। ठीक है हितेश जी, एक अंतिम प्रश्न है, अब व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? कोई कह रहा है 3 मई से अब किस चीज की बहस चलेगी और किस चीज पे जज साहब सुन के अपना जजमेंट देंगे? अब क्या बहस चलेगी? सर, जो अभी सेशंस कोर्ट ने जो फिलहाल अभी जो ऑर्डर दिया, जिसमें उनका जो कन्विक्शन था वो सस्पेंड नहीं किया है, तो उसके लिए तो राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट में जाने का विकल्प ओपन ही है। तो एक तरफ वो कार्यवाही चलेगी हाई कोर्ट के समक्ष, ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट अब वो डिसाइड करेंगे कि टेक्निकली सस्पेंड होना चाहिए कन्विक्शन या नहीं।
Provided Rahul Gandhi approaches High Court. Provided Rahul Gandhi approaches High Court. He will certainly. नहीं, मैं एक बात कर, मैं इस कोर्ट की बात कर रहा हूँ, इस कोर्ट की। जो सेशंस कोर्ट है, सेशंस कोर्ट का जो स्टेज है वो सिर्फ इतना लिमिटेड रहेगा कि दोनों ही तरफ की बहसबाजी होगी। सेशंस कोर्ट, ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स, वो पूरा रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग्स अपने पास मंगवाएगी और उसके बाद उसमें जो एविडेंस लिया गया है वो दोनों ही पक्ष, मतलब इस बार शुरुआत होगी राहुल गांधी की तरफ से, बिकॉज ही इज द अपेलेंट, तो अपेलेंट आर्ग्यूमेंट करेंगे और उसके सामने मोदी की तरफ से जो पूर्णेश मोदी जी है उनके वकील की तरफ से बहसबाजी होगी कि जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है वो सही है और उसको उनका कन्विक्शन जो है वो अपील होना चाहिए। तो दोनों ही तरफ से सिर्फ बहसबाजी होगी। एक प्रावधान है कि अगर अपील के स्टेज पर भी राहुल गांधी चाहे तो अपने बचाव में कोई एडिशनल एविडेंस भी अगर पेश करना चाहते हैं तो कोर्ट में वो परमिशन मांगकर एडिशनल एविडेंस भी एड्यूस कर सकते हैं, वो भी एक अपील में प्रावधान है। तो जो भी कुछ होना है वो अब सेशंस कोर्ट में मेनली आर्ग्यूमेंट्स लिए जाएंगे और अगर एडिशनल एविडेंस रखेंगे तो कोर्ट कैन रिकॉर्ड दैट एज वेल। जी, मैं बस अंतिम प्रश्न इसके बाद नहीं पूछूंगा, मैंने आपको बहुत टाइम ले लिया। एक चीज बस बता दीजिए कि जनरली अभी गुजरात में एक स्पेशल, परसों ही एक केस आया है जहां पे एक स्पेशल कोर्ट ने नर्मदा गांव वाली जो पिटीशन है उसमें 67 अक्यूज को छोड़ दिया है और उसमें लिखा था कि दैट कोर्ट वाज मेड फॉर स्पीडी ट्रायल। अब 20 साल में स्पीडी ट्रायल हुआ है, तो ये ट्रायल आपको क्या लगता है, ये अमूमन कितना टाइम लेना चाहिए? 2-4 साल लगेगा, 2-4 महीना, 2-4 दिन, ये कितने टाइम में होगा सर? नॉर्मली डिपेंड करता है कि कितने विटनेसेस हैं इसमें, कितने अक्यूज्ड हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर अक्यूज बेल पर है और 67 अक्यूज्ड, तो जब नहीं, मैं राहुल गांधी जी वाली बात कर रहा था। राहुल गांधी जी वाला केस का करीब कितना टाइम लगेगा? सर इट कैन बी फिनिश्ड इवन इन मंथ और सो, 1 महीने में भी खत्म हो सकता है। ट्रायल जो है वो कई बार डिले होती है, वो टेक्निकली रीजंस रहते हैं डिले होने के। ये 20 साल ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पीरियड है, मतलब इतना तो नहीं लगता है सामान्य रूप से। अगर हम हमारे देश की बात करें तो जो सबसे जल्दी जो ट्रायल चली थी, जो मेरे एज अ क्रिमिनल लॉयर, जो अगेन एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च, तो 26/11 केस का जो कसाब वाला केस था जिसमें ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन दिया, अपील फाइल की अक्यूज की तरफ से, अल्टीमेटली मर्सी पिटीशन फाइल होती है और 4 ही साल में 2008 का केस 2012 में फांसी एग्जीक्यूट हो जाती है। ये शॉर्टेस्ट पीरियड था अभी तक की इंडियन जुडिशरी में, जो सबसे स्पीडी ट्रायल हर एक स्टेज को खत्म करके कैपिटल पनिशमेंट एग्जीक्यूट किया गया। अगर दोनों ही पार्टीज राहुल गांधी के केस में कोर्ट पे कोऑपरेट करेंगे तो हो सकता है कि ट्रायल जल्दी से चले और 1-8 महीने में भी खत्म करना चाहें तो बेशक खत्म कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का ऑब्जर्वेशन इंटरिम एप्लीकेशन में आया है सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन को लेकर, जो राय ये 27 पेज के ऑर्डर में हम पढ़ते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि कोर्ट ने कहीं ना कहीं अपना माइंड ओपन किया हुआ है while adjudicating this matter. तो अपील डिसाइड करने के लिए whether it will be safe for राहुल गांधी to proceed on urgent basis, वो उनकी टीम को डिसाइड करने देते हैं। ठीक है, इट इज अ कॉल दैट यू विल से। हितेश जी, आपको एक दिन हम किसी और दिन आपको तकलीफ देंगे, जरा हम वो वाला केस भी आपसे समझना चाहेंगे, थ्रेडबेयर। आज राहुल गांधी तक ही रिस्ट्रिक्ट रख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।